एम के टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता चला जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। यानी यह स्थिति बन गई है कि एक दूसरे पर बड़े आरोप लगाने से एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी पे बिल्कुल गुरेज करते हुए नहीं आ रहे हैं। और कहा जा सकता है कि जैसे जैसे बार के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोगों के बीच में तल्खी भी बढ़ता चला जा रहा है। और तल्खी की स्थिति यह है कि कोषा अध्यक्ष जो 2 बार का चुनाव जीते हैं, इस बार महासचिव के पद पर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि कोषा अध्यक्ष में जो दमखम और जो पावर होनी चाहिए था, वर्तमान की कमेटी ने उनको नहीं दिया। यानी कोषा अध्यक्ष को अध्यक्ष और महासचिव ने ज्यादा तरजीह नहीं दी। इसी से पूरी तरह से नाराज होकर कोषा अध्यक्ष मेघनाथ रवानी जी इस बार महासचिव के पद पर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। और जब उन पर लगे आरोपों पर बात किए जा रहे हैं तो स्पष्ट तौर से वो अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप भ्रष्टाचार से संबंधित लगता चला जा रहा है, उस पर बेबाकी से वह बोलने के लिए तैयार रहते हैं। आज उनसे मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वरीय अधिवक्ता मेघनाथ रवानी जो कोषा अध्यक्ष में 2 बार चुनाव जीते, इस बार महासचिव के पद पर क्यों लड़ रहे हैं। और जो बातें सामने आ रही है कि वह वर्तमान कमेटी को ही भ्रष्ट बताते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वह कैमरे पर भी वह सब कुछ बोलते हुए नजर आएंगे, यह बात महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिल लीजिए वरीय अधिवक्ता मेघनाथ रवानी से। सर, इस बार आप कोषाध्यक्ष का पद से हटकर महासचिव के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समझ में आया? 2 बार से आप लगातार जीत रहे थे, तो अचानक महासचिव का पद पर लड़ने का इरादा कैसे हो गया? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वास्तव में बात यह है कि मैं लगातार 2 बार कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव जीता और संयोग से दोनों बार प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और मैं बीइंग ए ट्रेजरर, दोनों चुनाव हम लोग लगातार जीते। फर्स्ट टेन्योर तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन सेकंड टेन्योर में जीतने के बाद जो अध्यक्ष और महासचिव है, ये लोग डिक्टेटर के रूप में आ गए, तानाशाह के रूप में आ गए। और जो कमेटी है, कमेटी में कुल 16 पदाधिकारी होते हैं, लेकिन केवल 2 लोग, अध्यक्ष और महासचिव, ये लोग कमेटी को चला नहीं रहे थे, हाँक रहे थे। किसी भी पदाधिकारी से किसी विषय पर कोई मंतव्य नहीं लेना, कोई बातचीत नहीं करना, कमेटी का कोई मीटिंग नहीं बुलाना, बड़ा बड़ा निर्णय जो है सुओ मोटो ये 2 लोग कर ले रहे थे। तो मैं इसका लगातार विरोध कर रहा था। कुछ लोगों का आरोप है कि आपने बहुत बाद में विरोध किया, पहले क्यों नहीं किया। ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि जैसे ही सेकंड टेन्योर का चुनाव हम लोग जीते तो हम लोगों ने कहा कि भाई अधिवक्ता बंधुओं को दुर्गा पूजा का फेस्टिवल अनाउंस मिलना चाहिए। ये लोग पूरी तरह उसके खिलाफ थे। तो हम लोग जो है, कहां पर बोले ये बात, किसको बोले, कहां पर बोले? ये बात जो है हमने कमेटी का मीटिंग में बोला। जो हम लोगों का कमेटी का जो कार्यकारिणी, सेकंड टेन्योर की बात हम कह रहे हैं, मीटिंग में हमने कहा कि अधिवक्ताओं को पूजा फेस्टिवल मिलना चाहिए, फेस्टिवल अलाउंस मिलना चाहिए। 16 जो कमेटी है उसके सामने इस प्रस्ताव को बिल्कुल 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 16 लोगों के सामने एकदम कमेटी में ये बात को हम लोग इस बात को हम लोगों ने रखा। इसमें आपको ध्यान होगा कि 4-5 लोगों को छोड़कर उस समय 9 लोग हमारे साथ थे, 9 लोग। इस कारण दबाव बना, और दबाव ही नहीं बना, हम लोगों ने एप्लीकेशन दे करके और कमेटी का जो अकाउंट है हमारे बैंक में, उस अकाउंट को हमने सीज करवा दिया। तब जाकर के ये लोग जो है लाइन में आए, और उसके बाद जो है स्टेट से कमेटी आई और मामले को रिजॉल्व किया
और तय हुआ कि भाई फेस्टिवल अलाउंस भी दिया जाएगा। और उसमें मेरा और एक मांग था जो अधिवक्ता लोग अक्सर करते थे, जीबी मीटिंग बुलाना। मैंने कहा कि जो भी मास निर्णय होगा वो जीबी मीटिंग में होना चाहिए, लेकिन ये लोग जीबी मीटिंग के भी खिलाफ थे, कार्यकारिणी की मीटिंग के भी खिलाफ थे और पूजा फेस्टिवल अलाउंस के भी खिलाफ थे। सर 1500 तो दिया गया ना। नहीं 1500 तो बाद में दिया, वो भी हम लोग के दबाव में दिया। 2100 की बात हम कर रहे हैं, 1500 तो इस बार दिया गया। 1500 की बात जो बोल रहे हैं वो आपका इस बार दिया गया, उससे पहले वाले में 2100 दिया गया था, वो भी हम लोग के दबाव में था। वो हम लोगों ने कहा कि भाई ये होना चाहिए, और 1500 भी हम लोगों ने कहा, तब जाकर के हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि बार में 16 पदाधिकारी होते हैं, केवल अध्यक्ष और महासचिव नहीं है। इसका जो नियम है, जो बायलॉज है, वो 16 पदाधिकारियों का है, और सभी लोग चुनाव जीत करके आते हैं। कोई नॉमिनेट नहीं है, सभी इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है। तो इन लोगों को लगा कि बस हम लोग जो हैं, माने हम ही लोग हैं, बाकी किसी का कोई जरूरत ही नहीं है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो इस कारण से, और एक कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसमें महासचिव महोदय ने, ये 15 अगस्त के समय में हुआ था, महासचिव महोदय ने हमको पिछले 15 अगस्त के बाद पिछले महासचिव महोदय ने हमको कहा, उन्होंने कहा कि कुछ पैकेट को लेकर के हुआ था कि हमको पैकेट चाहिए। हमने कहा भाई पैकेट आपको मिलेगा, आप थोड़ा सा रुकिए। इस पर महासचिव महोदय ने कहा कि अरे आप महासचिव को रुकने बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है आप किससे बात कर रहे हैं? हम बोले आप महासचिव हो तो हम भी कोषाध्यक्ष है, ऐसा नहीं है। और उस समय उन्होंने कहा कि ये मत भूलिए कोषाध्यक्ष महोदय, ये आदेश मैंने दिया है आपको करने के लिए, ये आदेश मैंने दिया है। तब मैंने तय किया कि जब इनका इतना अहंकार है तो इस अहंकार को खत्म करने का जिम्मेवारी पूरे बार एसोसिएशन को है, और उसी कारण से मैं इस बार महासचिव के पद पर चुनाव लड़ रहा हूं। इस चुनाव में महासचिव या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा, लेकिन मैं उसके अंडर में और उसके अहंकार के अंडर में मैं काम नहीं कर सकता। अगला सवाल ले लिया जाए सर। हाँ। कहा जा रहा है कि इस बार का जो ऑडिट हुआ, हाँ। ऑडिट में आपने हस्ताक्षर नहीं किए। बिल्कुल। और सेकंड टेन्योर का फर्स्ट वाले में किया था, आपने किया था। हाँ किया था। जबकि आपने अभी अपनी बातों में कहा हाँ। कि सेकंड टेन्योर में समस्या पैदा हुई। हाँ, तो हाँ। फर्स्ट जो सेकंड टेन्योर का फर्स्ट जो ईयर है, हाँ, हाँ। इसमें आपने हस्ताक्षर किया, इसमें क्यों नहीं किया? अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए फर्स्ट टेन्योर में जब वो कन्फ्लिक्शन जब पैदा हुआ, स्टेट से लोग आए, उन्होंने मामले को रिजॉल्व किया, और कमेटी का मीटिंग में इन लोगों ने आश्वासन दिया कि नहीं, अब जो भी काम होगा वो कमेटी में रख के और कमेटी के अप्रूवल से ही काम होगा। तो उन लोगों ने आश्वासन दिया, और हम लोगों ने, चूंकि वे वरीय पदाधिकारी थे, तो उनके आश्वासन पर हम लोगों ने विश्वास किया, और इस कारण जो उस बार का जो हिसाब किताब था उस पे मैंने हस्ताक्षर किया। लेकिन उसके मीटिंग के कुछ दिनों के बाद पुनः जो है इन लोगों का रवैया वही हो गया। ये लोग अपनी मर्जी से, अपने इच्छा से, और अपना घर में बैठ करके सारा हस्ताक्षर हो रहा है। ये जो ट्रेजरर होता है, इसमें नियम होता है कि जो भी चेक पास होगा उसमें कोषाध्यक्ष का साइन होना चाहिए। हालांकि प्रोटोकॉल में है, बायलॉज में है कि नहीं, 3 में कोई 2, लेकिन क्या है कि इन प्रैक्टिस ये होता है कि अध्यक्ष और महासचिव में कोई एक, और ट्रेजरर, क्योंकि फाइनेंस कोषाध्यक्ष को देखना है, ट्रेजरर को देखना है। लेकिन बिना मेरी जानकारी के, सहमति तो छोड़ दीजिए दूर की बात है, बिना मेरी जानकारी के लाखों लाख रुपए का चेक जो है वो इशू हो रहा है, और ये लोग इशू कर रहे हैं। और इधर विगत 3 महीने के अंदर में मुझे अंदाजा है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का निकासी हुआ है 3 महीने के अंदर में। तो ये जो है इन लोगों का जो तरीका है, ये तरीका पूरी तरह से तानाशाही से भरा हुआ है, और इन लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ के जागीरदार हैं, और ये बार एसोसिएशन हम लोगों की जागीर है, और उस चीज को खत्म करने की जिम्मेवारी यहाँ के अधिवक्ताओं पर है। सर अगला सवाल ले लिया जाए सर। जी। जो अभी तक आपने इस बात की तरफ संकेत नहीं दिया है, हाँ। कि ऑडिट में कुछ गड़बड़ी थी। जी जी। अभी तक इस सवाल का जवाब अभी तक अधिवक्ताओं को नहीं मिला। हाँ। गड़बड़ी है या नहीं? देखिए गड़बड़ी का जहां तक बात है कि आपके पास ऑडिट रिपोर्ट होगा तभी तो आप कर सकते हैं कि क्या उसमें हुआ है नहीं हुआ है। सारा रिपोर्ट तो इन लोगों ने अपना अलमीरा में बंद करके रखा है, पब्लिक डोमेन में लाया ही नहीं है। आपको ध्यान होगा कि बायलॉज में हम लोग का नियम है, और उसका पालन भी किया जा रहा था कि प्रत्येक 3 महीने में हिसाब देना है, प्रत्येक 3 महीने में हिसाब देना है। उसको भी इन लोगों ने बंद कर दिया। मैंने अनेकों बार अध्यक्ष और महासचिव महोदय को निवेदन किया
कि सर हिसाब को सामने लाइए। तो आप अभी सर ये कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं थी, फिर भी आप हस्तक्षेप नहीं नहीं किए? नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि गड़बड़ी नहीं थी? तो सर आप कह रहे हैं कि कुछ हिसाब मिला नहीं 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 है तो बिल्कुल, जी ये कैसे कर सकते हैं? गड़बड़ी तो जरूर है, बिल्कुल है। अब तो सामने आने के, जब तक आप किसी चीज को नहीं देखेंगे सर, तो आप कैसे कहेंगे? सर वही तो लबोलवाब तो यही निकल रहा है ना, कभी आप देखे नहीं है इसीलिए पूरी तरह से मतलब सिक्योर नहीं है कि उसमें कुछ गड़बड़ी है नहीं या नहीं, बिल्कुल गड़बड़ी होगी, बिल्कुल होगी। एकदम नहीं होने का बात में आखिर छिपाने का जरूरत क्यों है? हम लोगों को ये सामने क्यों नहीं लाया गया? कोई भी चीज जो सर होता है, जीबी में आप लोग इस मामले को उठाए थे? हाँ बिल्कुल, मैंने जीबी में खुद मैंने अपने अपने आप मैंने कहा था कि इन लोगों ने चूंकि सारा ट्रांजैक्शन जो भी किया इन दोनों ने किया है, इसलिए मैं इस बार का जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। सब इस्तीफे दिए थे आप, फिर हाँ वापस ले लिए, सब किसके दबाव में लिए और क्यों लिए सर? नहीं, कोई दबाव नहीं था सर। इस्तीफा जो हमने दिया और उसको जो वापस लेने का निर्णय हुआ, वो जो स्टेट बार काउंसिल से जो लोग आए थे, जिनको चेयरमैन साहब ने डिप्यूट किया था, उन लोगों ने इसको रिजॉल्व किया। और चूंकि हम नहीं चाहते थे कि कॉन्फ्लिक्शन ज्यादा बढ़े, इससे अखबारों विकास के तो इससे सुबह- दो सर सर इससे सर सर अखबार तो सुबह जरा बन सा रहे थे ना सर। इससे विकास की गति जो है अवरुद्ध हो जाएगी। उसको बनाए रखने के लिए जो है हमने उस बात को खून का घूंट पी करके, और हमने कहा कि नहीं, कमेटी चलनी चाहिए। क्योंकि अब जब इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं सारा हिसाब किताब आप लोग के सामने रखूंगा, कमेटी से सारा चीज होगा, इसलिए फिर हमने जो है उन लोगों उसको वापस लिया। कहीं कोई दबाव नहीं, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है। सर इस्तीफा देने से पहले तो सोचना चाहिए था ना कि दबाव पड़ेंगे, बिना नहीं समझे नहीं, इस्तीफा कोई दे दिए। दबाव नहीं था सर, कोई दबाव नहीं था, कोई दबाव नहीं था, दबाव कुछ नहीं था। दबाव किसका सर, रहेगा? कमेटी पे दबाव बनाने का एक प्रयास मात्र लोग कह रहे थे कि इस पर कमेटी पे दबाव बनाने के, इससे बेहतर इस्तीफा से बढ़िया कुछ और हो नहीं नहीं सकता है नहीं, सर। माने जब आप किसी चीज से असहमत होंगे तो उसका विरोध तो आप लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे ना। चूंकि हम तो अधिवक्ता हैं, तो अधिवक्ता किसी चीज का विरोध डेमोक्रेटिक वे से करता है। चूंकि हम कानून के पालन करता है, हम कानून लोगों को बताते हैं, तो हम लोग कानून को उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत हमने किया था। आरोप है कि अपने रिश्तेदार को कोषाध्यक्ष ने कैंटीन देने का काम किया। इसको लेकर अधिवक्ताओं में दबी जुबान से भी और ओपन जुबान से सवाल खड़े हो रहे हैं। सर क्या हकीकत है और कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये जो आरोप है यह पूरी तरह से झूठ और पूरी तरह से निराधार है। इसमें जो कैंटीन का जो आवंटन हुआ, उसमें अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो है वो कैंटीन का रेट मांगा गया था कि स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट देना था। किसी ने 7 रुपये का दिया, किसी ने 10 रुपये का दिया, किसी ने 15 रुपये का दिया। जिनको कैंटीन आवंटित हुआ उन्होंने 23 रुपये का रेट दिया स्क्वायर फीट, जो मैक्सिमम था। और जो कैंटीन का जो ये है, जो एरिया है, वो 950 स्क्वायर फीट के करीब है। तो उस हिसाब से उसका जो किराया होता है वो 21,000 के कुछ करीब किराया है, उसका पर मंथ का किराया। तो उनका मैक्सिमम रेट था। और किराए के अलावा ये भी था कि जो जिनको भी कैंटीन मिलेगा वो 2 साल का जो किराया है उनको एडवांस देना होगा। तो उन्होंने 5.5 से 6 लाख रुपया एडवांस के रूप में जमा किया है। और उसका पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन भी उनके द्वारा किया गया है। तो नियर अबाउट मानकर चलिए कि 15 लाख के करीब उनका इन्वेस्टमेंट है। और किराया जो 21,000 रुपया पर मंथ है। इस हिसाब से उनको किराया आवंटित किया गया है। और जो बात है कि मेरे लोग हैं, मेरे लोग कहीं से नहीं है, ना मेरे स्वजातीय हैं, ना मेरे कोई वो किसी तरह के रिश्तेदार है, कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि अब कोई ना कोई थोड़ा उसको लीड करता है किसी काम को, तो उसको लीड जो है मेरे द्वारा किया गया था। चूंकि अध्यक्ष महासचिव ने कहा था कि इसको आप थोड़ा सा देख करके करवा दीजिए, तो हमने उसको देख करके केवल किया है। सवाल कहाँ खड़ा हो गया सर? इतनी बड़ी बात हो गई कि अपने रिश्तेदार को दे दिया। कौन लोग सवाल खड़ा कर रहे थे सर? ये देखिए, अब क्या है कि जो मेरे विरोधी लोग हैं उनके पास मेरे खिलाफ किसी तरह का कोई जो है ये नहीं है, उनके पास जो है इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। एक झूठा मुद्दा क्रिएट करने का वो प्रयास कर रहे हैं, वो झूठा मुद्दा क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कारण इस बात को बार बार जो है लोगों के सामने लाया जाता है। मैं अभी कहता हूं कि लोग मुझे जिस मंदिर में घुसकर कसम खाने के लिए कहेंगे, जिस मस्जिद में घुसकर कसम खाने के लिए कहेंगे, मैं तैयार हूं कि मेरा उस कैंटीन से किसी तरह का कोई वास्ता नहीं है, कैंटीन वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो अपना इंडिविजुअल है, वो जो तौर तरीका है, जो प्रोसीजर है,
प्रोसीजर्स के उनको प्राप्त हुआ और अपना कैंटीन चला रहे हैं। मेरा कुछ भी लस्ट वहाँ पर नहीं, किसी भी तरह का। सर अगला सवाल ले लीजिए सर। अधिवक्ताओं के बीच में एक और बात तैरता चला जा रहा है हाँ। कि कोषाध्यक्ष कोष छोड़कर महासचिव के पद पर लड़ रहे हैं। कोष पे कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर रही होगी। वो चाह रहे हैं कि महासचिव के पद पर जीत कर उस पर जो है लिपापोती कर दिया जाए। क्या लग रहा है सर, इसकी क्या हकीकत है? देखिए, चूंकि जो भी चीज़ हुआ है, जो भी चीज़ होता है, वो सब रिटर्न होता है, सारा चीज़ रिटर्न में है, आया हुआ है। तो होता क्या है कि कोई भी जो कोषाध्यक्ष होता है वो खुद से कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। जो बायलॉज है उसमें आदेश हमेशा प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी का होता है, और उसके अलावा कोषाध्यक्ष हो या अन्य भी पदाधिकारी हो, सबको उसका कॉम्प्लाइंस करना होता है। तो उसमें जो भी आदेश हुआ होगा वो अध्यक्ष और महासचिव के द्वारा हुआ है, और मेरे द्वारा उसका सिर्फ कॉम्प्लाइंस किया गया है। तो उन्होंने जो आदेश हमको किया होगा, में कुछ गड़बड़ी नहीं, कोई कॉम्प्लाइंस में गड़बड़ी आप नहीं। इत्मीनान है? हाँ, बिल्कुल कोई भी इत्मीनान। कोषाध्यक्ष में आएगा हाँ, तो बिल्कुल। आरोप रहेगा तो उसको वो लेकर आए, राष्ट्रपति जो से भी जवाब देंगे। कोषाध्यक्ष आए, जो भी लोग आए, जो भी वो जांच कराना चाहे, मैं हर एक जांच का सामना करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल कहीं से किसी तरह का मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट, किसी तरह का कुछ भी नहीं है। मैं पूरी तरह से इसके लिए तैयार हूँ, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। सर अगला सवाल ले लीजिए सर। क्या मुद्दे हैं महासचिव पद के लिए? जी, महासचिव पद के लिए देखिए, मेरा सबसे एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो मेरी जानकारी में है कि बोकारो बार में पीएफ का एक स्कीम चलता है, एडवोकेट्स का प्रोविडेंट फंड का। तो अगर मैं महासचिव के पद पर आया तो मैं पीएफ का स्कीम को हर हाल में लागू करूंगा। एक मेरा ये है। दूसरा ये है कि जो पूजा फेस्टिवल है वो साल में 2 बार, दुर्गा पूजा के समय और होली के समय, और जो हमारे अल्पसंख्यक अधिवक्ता बंधु हैं वो जिस वक्त भी कहेंगे, उनका पर्व त्योहार के समय कहेंगे, तो उस समय भी हम लोग 2 टेन्योर उनको भी हम लोग करने की, उनके समय में देने के लिए तैयार है कि जब आपको जरूरत होगा तब आपको देंगे, या आप पहले लेना चाहेंगे तो आपको पहले भी देंगे जब चाहेंगे। तो वो मैं करूँगा कि मिनिमम जो है 5,000 रुपया करके 2 बार जो है उन लोगों को मैं पूजा फेस्टिवल दूंगा। एक ये मेरा है। तीसरा है कि अभी अधिवक्ताओं की अकस्मात जो मृत्यु हो जाती है, तो अकस्मात मृत्यु हो जाने पर अभी बार के द्वारा 1 लाख रुपया जो है उनके परिवार वालों को दिया जाता है। तो मैं उसे बढ़ा करके 2 लाख रुपया कम से कम करूँ। सर अभी तक फेस्टिवल अलाउंस के बारे में बताएं नहीं, कितना रुपया देना अब चाहेंगे? 5,000 रुपया मैं बता रहा हूँ, 5,000 रुपया दोनों बार। मतलब 10,000 10,000 एक साल में 10,000, मैंने एक साल में एक 10,000। साल में 10,000। सर क्या इतना फंड है कि आप उसको दे पाइएगा? देखिए, क्योंकि फंड सर आप कोषाध्यक्ष रह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फंड का कहाँ से देखिए, इस्तेमाल हो रहा देखिए, है, मैं बता रहा और हूँ, आता कहाँ से है? एकदम बहुत अच्छी बात आपने कही। जहाँ तक फंड का प्रश्न है, फंड क्या होता है, उसको जनरेट किया जाता है, जनरेट करना पड़ता है, और जनरेट करने के लिए थोड़ा सा कड़ा निर्णय लेना पड़ता है। मैं इस टेन्योर में मैंने अध्यक्ष और महासचिव को अनेकों बार कहा कि फंड जनरेट करना है, फंड जनरेट कीजिएगा तभी आप लोगों को दे पाएंगे। लेकिन ये लोग क्या है कि वोट बैंक का चक्कर में किसी को हमको दुखी नहीं करना है, और जो भी जिसको मन में आया वो करता गया। कोई नकली वकालतनामा यूज़ कर रहा है, कोई नकली बेल बॉन्ड यूज़ कर रहा है, कोई अपना यूज़ कर रहा है, कोई बिना उसका कर रहा है, बिना फॉर्मेट का कर रहा है। तो इसको थोड़ा कड़ाई करने से फंड जनरेट कौन होगा। करता है सर इसमें? कौन ये- कड़ाई करेगा? ये पदाधिकारी लोग करेंगे, यानी 16 पदाधिकारियों पर जो जिम्मेदारी थी सर। लेकिन ये आदेश अध्यक्ष और महासचिव करेंगे ना। ये हम लोगों ने कहा, मीटिंग में कहा कि इसको करना है, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। सर महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है कि इस कमेटी के द्वारा वो निर्णय नहीं लिए गए जो महिला अधिवक्ता को कहीं ना कहीं फायदा देना होगा। आज भी एक कैंडिडेट से जब सवाल किया गया, महिला कैंडिडेट है, उन्होंने कहा कि मैं जब चुनाव जीतूंगी तो खासकर महिला अधिवक्ता के लिए विशेष ध्यान दूंगा, लेकिन ये कमेटी ने नहीं दिया। क्या लग रहा है सर, इसमें कोई कमी रह गई? आपने कभी इस मामले में सवाल उठाया था? देखिए, महिला की जहाँ तक बात है, तो महिलाओं के लिए जो है एक व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई महिला अधिवक्ता है तो उनका जो है किसी तरह का उनका ट्रीटमेंट वगैरह जो जन्म की समस्या को लेकर के होता है, तो उसमें हम लोगों ने इनको जो है फाइनेंस जो है उपलब्ध कराने का काम हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने फाइनेंस उपलब्ध कराया भी इन लोगों को, जिन्होंने इस बात को कहा है कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी।
ये हम लोगों ने किया है। क्या किया था उसमें? जो जो इशू होते हैं बच्चों को मैरिज के बाद, कोई महिला अधिवक्ता का अगर इशू है तो इशू के समय उनको पैसा देने का काम हम लोगों ने किया है। सर, बार के चुनाव में अध्यक्ष पद लगने वाले एक कैंडिडेट ने अपने मतलब विचार को व्यक्त करते हुए मीडिया के सामने एक बात को रखा कि मैं चुनाव जीतूंगा तो 51,000 रुपया अधिवक्ता के बेटी के शादी में देने का काम करूँ। तो सवाल है कि सर, फंड तो अधिवक्ता इकट्ठा करते हैं, जो भी वेलफेयर का काम होना चाहिए अधिवक्ताओं के बीच में होना चाहिए। फैमिली में उनकी बेटी को देने का काम क्या बार के नियम के अनुसार सही प्रतीत होता है या फिर ये सही नहीं? नहीं, हम लोगों ने जो अभी जो नियम एक चलाया है, जो एक रूल है कि अगर किसी अधिवक्ता के पुत्री का विवाह होता है तो हम लोग अभी उसको 15,000 रुपया विवाह के समय उसको सहयोग करते हैं। तो अगर मैं तो जानना चाहता हूँ सर, वो अधिवक्ता का सर फंड है, हाँ, तो उसके परिवार के बीच में बढ़ने के सरकार तो इसी के लिए बैठती है सर। हाँ, राज्य सरकार का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव में जब मंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं सर, तो उन लोगों का काम है सर। आप लोग क्यों करिएगा सर? फंड का इकट्ठा जो भी हो रहा है अधिवक्ताओं को दे रहा है, अधिवक्ता के लिए जितना हो वेलफेयर काम करिए। उनके परिवार को देने के बाद तो फिर चाचा नाना नानी इनको भी देने के बाद फिर उठेगी सर। नहीं नहीं, जो फैमिली का जो डिफिनेशन है, फैमिली के डिफिनेशन में जो आते हैं वो आपके बच्चे आएंगे और आपके माता पिता आएंगे। तो फैमिली के डिफिनेशन में चूंकि बेटी है, और हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, विवाह में जो है वो एक दहेज का लेन देन का प्रथा है जो कि सही नहीं है। लेकिन चूंकि जब कोई भी अधिवक्ता अपनी बेटी की शादी करता है तो वो काफी टूट जाता तो है। उनके माता पिता के लिए भी क्यों नहीं करिएगा सर? जब आप बेटी के लिए कर रहे हाँ हैं तो बिल्कुल, मेरी बात वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग जो इसलिए ध्यान रखिए कि बेटे के शादी में पैसा हम लोग नहीं दे रहे हैं, हम लोग बेटी की शादी में दे रहे हैं। माता पिता के बारे में सर। हाँ, माता पिता के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग जो हेल्प करते थे बार से, जो मेडिकल हेल्प करते थे, उसमें क्या था कि सबसे पहले था कि केवल अधिवक्ता को मिलेगा। उसके बाद हम लोगों ने लाया कि नहीं, अधिवक्ता की पत्नी और उनको बच्चों को भी मिलेगा। उनके माता पिता को आप क्यों नहीं करेंगे? तो इन लोगों ने, जो अभी के जो पदाधिकारी है, इन लोगों ने इसको मना किया। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं आया तो अधिवक्ता के जो माता पिता है उसको भी इस डोमेन में हम लाएंगे, उनको भी वो सारी सुविधाएं देंगे क्या जो सुविधा माता देंगे पिता, देंगे उनके अधिवक्ता के माता पिता को? जो मेडिकल का जो सहयोग हम लोग करते थे, कि जो खर्च होता था उसका हम लोग जो है 10% हम लोग देते थे उसका, और मैक्सिमम था कि 20,000 हम लोग देते थे। तो वो था कि माता पिता में नहीं देते थे, लेकिन अगर मैं आया तो माता पिता में भी मैं ये करूँगा। और अगर फंड जनरेट हुआ तो जो 10% है उसको बढ़ा करके 20% तक भी हम लोग सर, ले जाएंगे। अगला सवाल ले लिया सर। निवर्तमान अध्यक्ष आप पर आरोप लगाए हम्म, कि वो कह रहे थे फंड को लेकर कि आंख बंद कर लीजिए। उनका कहना है कि मैं मरने के बाद ही आंख बंद करूंगा, जिंदा रहते आंख बंद नहीं कर सकूंगा। क्या इस मामले पे हकीकत है सर? इस मामले में ऑडियो बड़ी तेजी से भी सुनाए गए हैं, अधिवक्ताओं के बीच चले हैं, आप भी इससे अनभिज्ञ नहीं है सर? नहीं, तो सर इसमें क्या क्या देखिए मैं बता दूं। सर सवाल ले लिया जाता पूरा। हाँ, हाँ। तो इसकी क्या हकीकत है कि क्या आपने यह बात कहा था अध्यक्ष को कि आप थोड़ा आंख बंद करके चलिए ताकि इसमें भ्रष्टाचार का कोई मामले? एकदम आपने बहुत अच्छा इस सवाल को उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो उन्होंने कहा यह पूरी तरह से झूठ है। सर ऑडियो चल रहा पूरा झूठ है। मैं उनको चुनौती देता हूं सर। ऑडियो का मैं उनको चुनौती देता हूं सर। ऑडियो फेक है बिल्कुल। मैं उनको चुनौती देता हूं कि जिस मंदिर में घुस के वो कसम खाएंगे, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं कि मैंने ये कभी नहीं कहा है। जो है, सुबह जब उठते होंगे ना तो एक झूठ से शुरुआत करते होंगे और रात में सोने से पहले एक झूठ बोल के तब सोते होंगे। जब वो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं तो मैं यही कह सकता हूं। आपका कहने का तात्पर्य यह है हाँ, कि वो ऑडियो जो सुनाया गया है हाँ, अधिवक्ताओं के बीच में, हाँ, वो पूरी तरह फेक है? पूरी तरह से पूरा झूठ है। किसका आवाज है? आवाज तो मिलता जुलता आपका नजर आ रहा था सर, सुनाई दे रहा था। क्या हाँ। लग रहा है कि सर कोई इसमें एडिट कर दिया गया है, कुछ टेम्परिंग कर दिया गया सर? देखिए, ये तो अब कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। जब वो झूठ ही बोलना है तो झूठ ही बोलना है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं, कोई हकीकत नहीं है। सर, अध्यक्ष में और महासचिव में ऐसी कौन सी बातें हो गई
कि इतनी तल्खी हो गई कि इस बीच में आप लोगों का तालमेल नहीं बैठ सका और लगातार इस्तीफे की बात भी हुई और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और महासचिव के बीच में होता हुआ दिखाई दिया। कहाँ देखिए तल्खी का क्या कारण है देखिए सर? तल्खी का कारण इतना ही है कि मेरा सिर्फ ये कहना था कि जो भी निर्णय आप लेंगे वो सारा निर्णय कमेटी का पटल पर होना चाहिए। आप घर में बैठ करके और डाइनिंग टेबल पर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम भी जो बाकी 14 लोग हैं, हम भी इलेक्टेड हैं, हमें भी लोगों ने चुनकर भेजा है और हम भी किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। अध्यक्ष से मैंने कहा था कि सर जो भी चेंबर अलॉटमेंट होगा वो कमेटी का पटल पर होना चाहिए। वो आश्वासन देते रहे, हाँ मेघनाथ बाबू यही होगा, आप काहे चिंता कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। उसके बाद मुझे सूचना मिला कि वो अलॉटमेंट लेटर इशू करना शुरू कर दिए हैं। मैंने उनको फोन किया कि सर आपने आश्वासन दिया था, सर उसके 2 बारे में मिनट सर जरा सा। उन्होंने आश्वासन दिया, मैंने कहा आपने आश्वासन दिया था कि ये सब कमेटी का पटल पर होगा, आप इशू चेंबर अलॉटमेंट कर रहे हैं, मुझे जानकारी है कि आप लेटर इशू कर रहे हैं। पर अरे मेघनाथ बाबू आपका कौन आदमी को नहीं मिला? मतलब वो सब बात नहीं है सर, सब आदमी मेरा है, सब मेरा भाई को मिल रहा है। सर उसी में सवाल है सर कि आपने प्रेशर किया था हाँ। अध्यक्ष को और महासचिव को, कुछ नाम खास नाम था जिसका अलॉटमेंट आप चाहते थे, कम पैसे में चाहते थे। जी नहीं, ये भी अगर उन्होंने कहा है ना तो इसको भी मैं मंदिर में घुसकर कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने कभी नहीं कहा है। और उनको बोलिए कि वो भी चले मेरे साथ कसम, मंदिर में घुसकर कसम खाने के लिए मैंने ऐसा कहा है, मैं तैयार हूँ। और उनको बोलिए कि वो तैयार हो चले। कुछ खास लोगों का नाम आप रिकमेंड बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा है। सर ये 5 माले बिल्डिंग जो बनाए गए हैं, हाँ। और इस माले के बनने से पहले क्या यह हकीकत है कि जब ये 2 टेन्योर में बात कर रहा हूँ, हाँ। क्या फंड नील बट्टे सन्नाटा था? सर इस देखिए, मामले में क्या, क्योंकि आप कोषाध्यक्ष रह बिल्कुल चुके हैं, बिल्कुल और इसको लेकर जिस मैं- समय सवाल ले हाँ, लीजिए सर। हाँ। इसको लेकर पूर्व के जो प्रेसिडेंट है, महासचिव है, उनका कहना है कि नील बट्टे सन्नाटा नहीं था, क्योंकि कोषाध्यक्ष जब रहे थे। नहीं बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, नील बटा सन्नाटा नहीं था, 2 लाख रुपया फंड में था, मात्र 2 लाख। हाँ 2 लाख रुपया फंड में था। उसके बाद हम लोग ने चार्ज दिया था। ये कह देना कि जीरो था ये गलत है। मात्र 2 लाख रुपया था। हाँ 2 लाख रुपया था, बोलिए हमने किया। सर इस 5 माले बिल्डिंग में जिसके नीचे आप बैठे हुए हैं, जी क्या आप भी इस मामले को लेकर अपने अधिवक्ताओं से वोट मांग रहे हैं बिल्कुल कि इसका क्रेडिट आप लेना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये है, हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने किया है, किसी 2 व्यक्ति ने नहीं किया सर, है। तो अपने हम लोगों की बात करेंगे हाँ तो ये तो सर अध्यक्ष के महासचिव को अपने आप वोट चला भी तो जाएगा सर। जब आप कह रहे, जब ये बात सर सुन लिया जाए, जब ये कहेंगे हम लोगों के द्वारा किया गया है, तो ये क्रेडिट जब आप ले रहे हैं तो अध्यक्ष महासचिव को तो आप क्रेडिट दे रहे हैं ना? बिल्कुल है। मेरा विरोध ये है कि वो कहते हैं कि हमने किया, सिर्फ उस चीज का विरोध है। जब ये कमेटी की बात है तो फिर तो सारे लोग हैं, अध्यक्ष महासचिव सब लोग हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका कहना है कि नहीं मैं केवल हम लोग हैं, और कोषाध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, मेंबर का तो कोई गिनती ही नहीं है। बोला नहीं कोई कुछ नहीं किया, सब हम लोग किए हैं। सर वर्तमान की जो कमेटी को अगर नंबरिंग देना पड़ेगा 1 to 10, तो फर्स्ट टेन्योर में कितना देंगे और सेकंड टेन्योर में आप कितना देंगे सर? सामूहिक बात की बात देखिए इसका जवाब अगर मुझसे लिया जाए तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए कि मैं खुद उस कमेटी का सदस्य रहा हूं। ठीक है सर, आप क्या देना चाहेंगे? नहीं ये मेरे लिए जवाब देना उचित नहीं रहेगा। तो तालमेल न बैठने का कारण जो प्रमुख है, कारण बताइए सर, डिक्टेटर छोड़कर। नहीं प्रमुख कारण तो यही है, डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप। भ्रष्ट नहीं है सर, आप कह सकते हैं हैं? भ्रष्ट नहीं है। नहीं देखिए अध्यक्ष महासचिव में भ्रष्टाचार का कोई वो आपके पास नजर नहीं आया? देखिए आप अब डिक्टेटर बोल रहे हैं तो भ्रष्टाचार के मामले में आपसे सवाल किया जाएगा सर, ये भ्रष्टाचार लोग किए कि नहीं किए, भ्रष्टाचारिक आचरण उन लोग का था या नहीं था? नहीं देखिए भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, उन लोगों के द्वारा पर्सनली जो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, तो उन लोगों ने निजी तौर पर भ्रष्टाचार किया है। आप कहते हैं सर? हाँ किया है, उन्होंने किया है। सर कोट कर सकते हैं कि कहाँ पर वो इसका बू आपको नजर आया? देखिए जैसे कि हिसाब नहीं देना, अधिवक्ताओं के बीच हिसाब जो दिया जाता था 3-3 महीने में, वो हिसाब नहीं देना, ये एक भ्रष्टाचार का पहचान है। दूसरा जो है कि जो भी निर्णय जो ये लोग लेते थे वो कमेटी को छोड़ करके केवल 2 लोग इस निर्णय को लेते थे, ये भी भ्रष्टाचार की पहचान है। अगर किसी चीज में कोई हमको ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा तो संदेह तो होगा। संदेह, हाँ, किसी चीज का कोई भी काम जब होता है तो उसका एक एस्टिमेट होना चाहिए, बिना एस्टिमेट का काम होना, तो ये सब भ्रष्टाचार का निशानी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। तो हमारा छोटा सा वीडियो को कैसा लगा
अपने कमेंट जरूर कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दें, संभव है शेयर कर दें, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जोहार।